ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। एक बार फिर हम आपके लिए भारत की बात का वॉर स्पेशल एडिशन लेकर आए हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपको ईरान युद्ध से जुड़ी हर खबर और हर वीडियो दिखाने वाले हैं। ईरान लगातार युद्ध के मैदान में अमेरिका और इजरायल को कड़ी टक्कर दे रहा है। तेहरान ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप की जंगी रणनीति का बारूद उड़ाया है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। क्या इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को पश्चिम एशिया में फंसा दिया है? क्या यूएस का वेपन स्टॉक घट रहा है? ये खबर भी आपके लिए होगी। खाड़ी में जारी युद्ध ने देश की सियासत पे खलबली मचा रखी है। खामेनेई की मौत पर सरकार की चुप्पी को लेकर सोनिया गांधी ने क्या सवाल उठाए हैं, ये खबर भी आप जरूर देखिएगा। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट ताकतवर तेहरान, अमेरिका परेशान। लेकिन शुरुआत चौथे दिन के वॉर वीडियो के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो ईरान युद्ध को 4 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 4 दिनों में ईरान ने अमेरिका और इजरायल के तेवर ढीले कर दिए हैं। अमेरिका इजरायल को लगता था कि वो युद्ध के चंद घंटों में ही तेहरान को उसके घुटनों पर ला देंगे। अमेरिका इजरायल की इस गलतफहमी को ईरान ने बारूद में उड़ा रखा है। मानो ईरान डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहा है, रुको जरा, सब्र करो, अभी तो पिक्चर बाकी है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई समेत शीर्ष नेतृत्व को खोने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि अपने ताकतवर ड्रोन और घातक मिसाइलों के दम पर ईरान ने इजरायल और अमेरिका के छक्के छुड़ा रखे हैं। ईरानी फोर्सेस न सिर्फ इजरायल में बम बरसा रही हैं, बल्कि वो अमेरिका के साथ खड़े खाड़ी देशों को भी नहीं बख्श रही। हालात ये है कि अब ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हमने शुरुआत से ही 4 से 5 हफ्ते तक जंग लड़ने का अंदेशा जताया था। सऊदी अरब के रियाद में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया। ईरान ने यूएस एम्बेसी को टारगेट करते हुए 2 घातक ड्रोन दागे। ड्रोन अटैक के बाद एम्बेसी के एक हिस्से में आग की लपटें उठने लगी। सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान की ड्रोन अटैक में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि नुकसान से ज्यादा इस हमले में संकेत था। संकेत ये कि ईरान खाड़ी देशों में अमेरिका के अड्डों को पलक झपकते ही उड़ा सकता है। इससे पहले सऊदी में सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी अरामको को ईरान ने ड्रोन से टारगेट किया था। सऊदी अरब के साथ बहरीन में ईरान की तरफ से मिसाइल स्ट्राइक की गई। बहरीन ने कई ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया। हालांकि ईरान का दावा है कि हमले में बहरीन स्थित यूएस एयरबेस तबाह हुआ है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने IRGC के हवाले से एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वहीं अमेरिका की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। कतर के दोहा में भी ईरान की तरफ से घातक मिसाइलें दागी गई। दोहा का दावा है कि ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा ईरान समर्थित लड़ाकों ने इराक के एरबिल में 70 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए। यह हमले एरबिल के एक होटल को टारगेट कर किए गए। होटल में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी का दावा था। यही नहीं, दुबई में भी ईरान की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वहीं ओमान में एक पोर्ट पर ऑयल टैंक को टारगेट कर ईरान ने मिसाइल दागी है।
दूसरी तरफ ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के शहरों को टारगेट कर ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। यह दिखाता है कि इजराइल अमेरिका और खाड़ी में उसके सहयोगी के खिलाफ तेहरान पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। एक अकेला ईरान दुबई से लेकर कुवैत, कतर और सऊदी अरब समेत कई देशों पर हमले कर रहा है। इन देशों का एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी घातक ड्रोन और मिसाइलों के आगे बेकार नजर आ रहा है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया है जो ये दिखाता है कि कैसे ईरानी ड्रोन मिसाइलों के आगे अमेरिका के हौसले पस्त पड़ रहे हैं। They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. ईरान की ताकत देखकर ट्रंप के सुर भी बदलने लगे हैं। शायद ट्रंप को इस बात की गलतफहमी थी कि इजराइल और अमेरिकी हमलों के आगे तेहरान चंद घंटों में तौबा तौबा करने लगेगा। हालांकि हालात इससे उलट हो गए और इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें शुरू से ही अंदाजा था कि युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक खिंचेगा। We have the strongest and most powerful by far military in the world, and we will easily prevail. We're already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it, whatever. ट्रंप की किसी भी धमकी का असर अब ईरान पर होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। ईरान भी साफ कर चुका है कि अब बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं क्योंकि अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। यहां तक कि अमेरिका का डेथ वारंट जारी करने का भी ईरान धमकी दे चुका है। साफ है कि ईरान इस बार आर या पार के लिए तैयार बैठा है। 4 दिन की जंग को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान आखिरी सांस तक लड़ने का इरादा लेकर मैदान में उतरा है। पूरे मिडिल ईस्ट को दहला रहे ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन है। अब इसके बारे में भी जानना आपके लिए जरूरी है, तो ये देखिए जानकारी आपके सामने है। शाहिद 136 ड्रोन की अगर हम बात करें तो समझिए ईरान इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल कर रहा है और तबाही ला रहा है। इस ड्रोन की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर की है। इसके बाद हम बात करें अगले शाहिद 149 की, तो इसकी रेंज देख लीजिए, 3000 किलोमीटर की इसकी रेंज है। ये इस ईरानी आर्मी का दूसरा सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहा है। इसके अलावा शाहिद 129 भी ईरान की ड्रोन आर्मी का खतरनाक हथियार है जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर की है। ईरान के पास इसके अलावा मोहजोर 10 भी मौजूद है। बता दें कि ये ड्रोन जो है इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की है। ईरान फिलहाल शाहिद 136 का ही इस्तेमाल कर रहा है। सोचिए अगर बाकी ड्रोन भी उतारे उसने तो कितनी तबाही होगी। इसी तरह ईरान के पास सेजिल मिसाइल भी मौजूद है। सेजिल मिसाइल की अगर बात करें तो 2000 से 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। इसकी मारक क्षमता की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा शहाब 3 मिसाइल की रेंज की बात करें, जो कि अगली मिसाइल, इसके बारे में भी डिटेल्स आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है। इसके अलावा फतह हाइपरसोनिक मिसाइल भी तबाही लाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है जो रडार को चकमा देने में सक्षम है। इसके अलावा पावे क्रूज मिसाइल की भी बात कर लेते हैं जो 1650 किलोमीटर तक दुश्मन को राख बनाने में कारगर साबित हो सकती है अगर इससे हमला किया जाए तो। ईरान ने अभी अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर का केवल 1% ही इस्तेमाल किया है। इस बीच जिस इजराइल के कंधे पर ट्रंप ने बंदूक रखकर चलाई है, उन्हीं नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक तो कर दिया है। 2 सुपर पावर मुल्कों के एक साथ अटैक करने से ईरान को बड़ा नुकसान भी हो रहा है। लेकिन 4 दिन से चल रही इस जंग से एक बात साफ है, ईरान झुकेगा नहीं। इस बीच दुनिया में दादागिरी दिखा रहे अमेरिका और इजराइल के बीच भी एक नई जंग की शुरुआत हो गई है।
सवाल है कि क्या ट्रंप या नेतन्याहू ईरान जंग में कूदने के लिए किसने किसे मजबूर किया? क्या नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया है? ये सवाल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के एक बयान के बाद खड़े हुए हैं। मार्को रूबियो ने कहा है कि हमें पता था कि इजराइल ईरान पर अटैक करने वाला है। रूबियो ने कहा है कि उन्हें इस बात की आशंका थी कि इसके बाद ईरान मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी बेस को टारगेट करेगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप सरकार को इजराइल के साथ ईरान पर हमला करने के लिए उतरना पड़ा। We knew that if Iran was attacked, and we believed they would be attacked, that they would immediately come after us. Department of War assessed that if we did that, if we waited for them to hit us first after they were attacked, and by someone else, Israel attacked them, they hit us first, and we waited for them to hit us, we would suffer more casualties and more deaths. We went proactively in a defensive way to prevent them from inflicting higher damage. Had we not done so, there would have been hearings on Capitol Hill about how we knew that this was going to happen and we didn't act preemptively to prevent more casualties and more loss of life. इससे तो लगता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को बुरी तरह से फंसा दिया है। दूसरी तरफ नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमने तो अमेरिका को ब्लैकमेलिंग से बचाने के लिए यह हमला किया है। They could target America, they could blackmail America, they could threaten us and threaten everyone in between. So action had to be taken. इस बीच अमेरिका और इजराइल हमले को लेकर अमेरिका के अंदर से ही विरोध की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक रॉयटर्स के सर्वे में 43% अमेरिकियों ने हमले की निंदा की है, 27% अमेरिकियों ने हमले को सही ठहराया है। वॉशिंगटन पोस्ट के सर्वे में 52% लोगों ने हमले को गलत कदम बताया, 39% ने इसका समर्थन किया। There was no imminent threat to the United States of America by the Iranians. There was a threat to Israel. If we equate a threat to Israel as the equivalent of an imminent threat to the United States, then we are in uncharted territory. ट्रंप पर विपक्ष के सांसद ही नहीं बल्कि पूर्व अधिकारी और रक्षा विशेषज्ञ भी सवाल उठा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका के पूर्व रक्षा विशेषज्ञों के हवाले से एक खबर छापी है जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिका जिस रफ्तार से मिसाइल का प्रयोग कर रहा है और इंटरसेप्ट का प्रयोग कर रहा है, उसके हिसाब से जल्द ही अमेरिका के हथियार खाली होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। इस रिपोर्ट के आते ही डोनाल्ड ट्रंप भी एक्टिव हो गए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका के गोला बारूद भंडार भरे हुए हैं, हमारे पास इन हथियारों की कोई कमी नहीं है। 4 दिन के युद्ध में ट्रंप का चेहरा उतर गया है। दूसरी तरफ स्पेन ने भी अमेरिका को अपने सैन्य अड्डों के इस्तेमाल की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। क्वेश्चन ये आ रहा है ना, अमेरिका पे आप नेतन्याहू को रोक क्यों सकते थे? और ये फैक्ट है, उसमें ये हुआ था, ट्रंप ने इस मामले को जरा बदलने की कोशिश करी। ट्रंप ने जो रीजन दिया ईरान पे अटैक का, मार्को रूबियो से अलग दिया। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान पिछले 50 साल से हमारे ऊपर अटैक करता आया है, तो ट्रंप ने इसीलिए डाइवर्ट करा कि यह अटैक हमारे नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा था, इसलिए हमने करना पड़ा, क्योंकि ट्रंप को यह पता था कि आवाज़ें ये उठेंगी कि अमेरिका नेतन्याहू के कहने पे अटैक कर गया। नेतन्याहू के कहने पे, नेतन्याहू की परसुएशन पर अमेरिका इस अटैक में गया है। ट्रंप युद्ध के 5 हफ्ते खिंचने की बात कह रहे हैं। नेतन्याहू भी मान रहे हैं कि युद्ध अभी लंबा चलेगा, यानी दोनों तरफ नुकसान भी बहुत ज्यादा होगा। I said it could be quick and decisive. It may take some time, but it's not going to take years. किसी भी युद्ध का एक नियम होता है, नियम ये कि अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। शायद अमेरिका और इजराइल अपनी ताकत के घमंड में ये नियम ही भूल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने बिना सोचे समझे ईरान पर अटैक कर दिया। अब ये युद्ध अमेरिका को आर्थिक तौर पर कितना भारी पड़ रहा है, ये समझाने के लिए हमने भारत की बात का वॉर स्पेशल डेटा टैबलेट आप सभी के लिए तैयार किया है। इसे देखिए और समझिए कि अमेरिका की हालत क्यों पतली होती हुई नजर आ रही है। ये आंकड़े, इन पर जरा गौर कीजिएगा। ईरान, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों पर जो ड्रोन अटैक कर रहा है, उस एक ड्रोन की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख है। इसे ध्यान से देखिए। अब 18 लाख के ड्रोन को नष्ट करने के लिए पेट्रियट जैसा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल दागता है, उस एक मिसाइल की कीमत 36 करोड़ से ज्यादा आती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि युद्ध पर ईरान और अमेरिका के खर्च में कितना बड़ा डिफरेंस है, कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा ईरान के खिलाफ वॉर ऑपरेशन के पहले दिन 24 घंटे में अमेरिका ने अनुमानित 7,162 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसके साथ ही इस युद्ध के लिए अमेरिका ने जो शुरुआती तैयारी की, उस पर खर्च कितना आया,
ये भी देख लीजिए, करीब 5,792 करोड़ की लागत आई है। यही नहीं, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसे जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है, उनका एक दिन का खर्च 60 करोड़ रुपए तक आता है। ये बड़ा आंकड़ा है। ईरान युद्ध पर अमेरिका के पूरे खर्च का जो आंकलन किया जा रहा है, उसके मुताबिक ये आंकड़ा कितना जा सकता है? 19 लाख करोड़ तक जा सकता है। हालांकि जिस तरह युद्ध लंबा खिंचने की आशंका है, ये राशि, ये रकम और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप कैसे दुनिया में इंसानियत का कत्ल बहा रहे हैं, कैसे उनके हाथ ईरान में मासूमों की हत्या से रंगे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। शायद युद्ध की इस विभीषिका के लिए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि युद्ध को वे दिव्य कहते हैं जिन्होंने युद्ध की ज्वाला कभी जानी नहीं है। युद्ध की ज्वाला क्या होती है? ईरान से आई ये तस्वीरें बता रही हैं। ये तस्वीरें इजरायली अमेरिकी हमले में ईरान में मारे गए मासूम बच्चों की। मंगलवार को इन मासूम बच्चों का जनाजा निकला तो जैसे पूरा ईरान इन्हें अलविदा कहने सड़कों पर उतर आया। सोचिए, इन मासूम बच्चों का आखिर क्या कसूर था? इन बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? फिर क्यों इन्हें युद्ध की लपटों का शिकार होना पड़ा? इसलिए कहते हैं कि युद्ध में जीत चाहे किसी की भी, लेकिन इंसानियत की हमेशा हार ही होती है। ईरान के इन बच्चों की तस्वीर पूरी दुनिया को रुला रही है। इनका जनाजा देखकर लोगों की आंखें नम हो रही हैं। ईरान के मिनाब शहर में इजराइल अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की, उसकी चपेट में एक प्राइमरी स्कूल भी आया। हमले में 100 से ज्यादा छात्राओं की मौत हो गई, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन मौतों पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं। कोई इजराइल और अमेरिका से नहीं पूछ रहा क्यों तुमने मासूम बच्चों को अपनी जंगी इरादों का शिकार बनाया। इतना होने के बावजूद अमेरिका इजराइल मानने को तैयार नहीं है। जिस वक्त मिनाब शहर में इन बच्चों का जनाजा निकल रहा था, उस वक्त तेहरान में इजराइल अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति भवन पर भीषण एयर स्ट्राइक की गई। हमले में ईरान का राष्ट्रपति भवन तबाह होने का दावा किया गया। इसके अलावा ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की। यहाँ हम आपके सामने एक डेटा रखते हैं। दुनिया में इस वक्त 3 बड़े युद्ध चल रहे हैं। जानते हैं इस युद्ध की आग में कितने बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है? ईरान इजराइल युद्ध में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए। रूस यूक्रेन युद्ध में भी 3,000 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है और वो घायल हुए। युद्ध हमेशा विनाश लेकर आता है। इस वक्त दुनिया में अलग अलग फ्रंट्स पर कई जंगें चल रही हैं, जिसमें सैनिकों के अलावा आम लोग भी मारे जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 5 साल से युद्ध चल रहे हैं, जिसमें 1 जनवरी 2026 तक दोनों तरफ अब तक 12 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में गाजा में करीब 69,000 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह अब अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की शुरुआती 4 दिनों में दोनों तरफ 787 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। खाड़ी का ये नया युद्ध अब मानवता का दुश्मन बन रहा है। दूसरी तरफ इस युद्ध पर देश की सियासत में भी उबाल है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने युद्ध पर एक लेख लिखा है। इस लेख में उन्होंने मोदी सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया है। सोनिया गांधी ने यह आर्टिकल अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। उन्होंने खामेनेई की मौत पर मोदी सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया है। लिखा है कि खामेनेई की हत्या पर भारत सरकार का चुप रहना कोई न्यूट्रल स्टैंड नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना है। 1 मार्च को ईरान ने पुष्टि की कि उसके सुप्रीम लीडर खामेनेई की अमेरिका और इजराइल ने हत्या कर दी है। इस घटना के झटके से कहीं ज्यादा चौंकाने वाली बात भारत सरकार की खामोशी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इजराइल अमेरिका हमलों में खामेनेई की मौत पर पीएम मोदी चुप है। अब सोनिया गांधी के इस लेख के बाद विपक्ष सरकार पर और ज्यादा आक्रामक हो गया है। भारत की जो विदेश नीति रही है, आज मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखचे उड़ा दिए। ये भटकाव के लक्षण चिंता देते हैं।
जब हम कहते हैं ना जो आज उस आर्टिकल में वसुधैव कुटुंबकम, तो हम कुटुंबों में हिरार्की नहीं कर देते। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में आगे लिखा है कि जब भारत जैसे देश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन पर कोई स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया जाता तो ये गलत संदेश देता है। इस लेख के प्रकाशित होने के बाद राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जब किसी विदेशी नेता की हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। ऐसे में चुप रहना तटस्थता नहीं है। सवाल उठने के बाद बीजेपी खेमे ने भी तुरंत पलटवार करते हुए कांग्रेस को आईना दिखाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सोनिया गांधी जी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। सोनिया गांधी जी को चाहिए कि उनकी खुद की पार्टी जो धीरे धीरे गर्त में गिरती जा रही है उसकी ओर देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। बीजेपी अपने स्टैंड का बचाव कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। लिखा है कि ईरान ने 1965 और 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। अपनी दलीलों के संबंध में उन्होंने 2 दस्तावेज भी शेयर किए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि जब पाकिस्तान और भारत के युद्ध हुए तब ईरान में खामेनेई का शासन नहीं था बल्कि राजशाही थी, वही राजशाही जिसे अमेरिका दोबारा ईरान में बिठाना चाह रहा है। इस बीच कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने ईरान के सुप्रीम लीडर के भारतीय प्रतिनिधि आयतुल्ला अब्दुल हकीम मजीद इलाही से मुलाकात की है। ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त है और ईरान के सुप्रीम लीडर की इस प्रकार से हत्या की गई और हमारे पास 2 शब्द संवेदना की नहीं है केंद्र सरकार के पास, तो आप किसी के दोस्त हो या नहीं हो? कूटनीति कहाँ है हमारी? विदेश नीति की आप धज्जियां उड़ा रहे हो, खामियाजा देश भुगतेगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।